हेलो एवरीवन। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का फिजिक्स, जिसका फर्स्ट चैप्टर है आपको प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, जिसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये दोनों चीज़ को आपको प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन पढ़ने से पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं या उसको परिभाषित करने की कोशिश करते हैं हम कि प्रकाश क्या होता है, जिसको आप इंग्लिश में लाइट बोलते हैं, वो क्या होता है। तो प्रकाश यहाँ लिखा हुआ है। अब इसका परिभाषा हम किस प्रकार दे सकते हैं। मान लीजिए अगर एग्जाम में से पूछ सके प्रकाश क्या होता है, प्रकाश किससे करता है, या कोई 2 नंबर के क्वेश्चन है, अति लघु में ये सब आते हैं। तो प्रकाश क्या होता है, तो प्रकाश के बारे में हम दे सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। ठीक है, ये तो हो गया एक लाइन। अब इसका फिर लिखेंगे जिससे हम किसी वस्तु को देखते हैं। ठीक है, देखिए तो परिभाषा आपको लिखा हुआ है कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, आपको इससे पहले भी हम बताए हुए थे कि ये पिछले वीडियो में। जब केरोसिन तेल को हम आग लगाते हैं, केरोसिन अगर तेल है तो इसमें अगर हम आग लगाते हैं, इसमें अगर हम आग लगाएं तो ये आपको 2 चीज़ें पड़ चुकी है। पहला आपको उष्मा ऊर्जा में, उष्मा ऊर्जा एवं एवं किसमें आता है, एवं इसको लिख सकते हैं प्रकाश ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में। ठीक है, ये आपको प्रकाश ऊर्जा है। प्रकाश का एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हम किसी वस्तु को देखते हैं। अब प्रकाश नहीं रहेगा तो आप किसी वस्तु को देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। सीधी सी बात है कि अगर आँख रहते हुए भी अगर प्रकाश ना हो, रोशनी नहीं हो, तो हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन देखने के लिए हमें यह भी जरूरी होना चाहिए कि अगर प्रकाश है और आँख भी है तो प्रकाश उस वस्तु पे पड़कर हमारे आँख तक भी आना चाहिए, तभी हम उस वस्तु को देख सकते हैं। मान लीजिए अगर यहाँ पर कोई दीवार है, ठीक है, यहाँ पे आपको मान लीजिए कोई दीवार है, यहाँ वस्तु रखा हुआ है, यहाँ आप खड़े हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ आप खड़े हैं और यहाँ से आपको सूर्य की रोशनी आ रही है। ठीक है, यहाँ से आपको सूर्य की रोशनी आ रही है। सूर्य की रोशनी तो इस वस्तु पर पड़ रही है, लेकिन दीवार की वजह से जो रोशनी आपके पास नहीं आ पा रही है, तो आप इस वस्तु को देख ही नहीं सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए अब इसके बाद हम क्या देखते हैं। अब आइए प्रकाश हो गया। प्रकाश की परिभाषा आपको यहाँ लिखा गया है कि एक प्रकाश क्या है, प्रकार का ऊर्जा है जिससे हम किसी वस्तु को देखते हैं। अब प्रकाश हो गया। अब ये जानने को प्रयास करते हैं कि प्रकाश निकलता कहाँ से है। प्रकाश अगर होती है, ठीक है, प्रकाश का उद्भव कहाँ से हुआ, वो निकलता कहाँ से, उसका जन्म कहाँ से है। तो प्रकाश जहाँ से निकलता है उसे प्रकाश स्रोत बोलते हैं। प्रकाश स्रोत में बहुत कुछ हो सकता है। जैसे आप सभी अपने घर में देखते होंगे बल्ब जलते हुए, जो कि प्रकाश का एक स्रोत है। प्रकाश का वो स्रोत है जिससे आपको रोशनी मिलती है। अगर आप अपने पर्यावरण में निकलते हैं, अपने बाहर देखते हैं, तो प्रकाश का स्रोत पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश का स्रोत क्या है, आपको सूर्य है ना। सूर्य पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश का स्रोत वो है जहाँ से हमको प्रकाश की प्राप्ति होती है। ठीक है, आइए अब इसमें हम कुछ इसको परिभाषित करने की प्रयास करते हैं। क्या लिखेंगे, प्रकाश स्रोत। ठीक है, ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है ना ऐसे कि प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, प्रकाश स्रोत क्या है, प्रकाश स्रोत को परिभाषित कीजिए। कई तरह से पूछ सकता है, लेकिन आपको टॉपिक हम लिखवा रहे हैं कि प्रकाश स्रोत है, जिसके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि ये क्या होता है। आइए इसको परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। प्रकाश स्रोत ठीक है, लिखा हुआ है कि जिस वस्तु से हमको प्रकाश की प्राप्ति होती है,
या वस्तु की जगह आप यहाँ पर स्रोत भी लिख सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, स्रोत भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप इसको स्रोत भी लिख सकते हैं। जिस स्रोत से या जिस वस्तु से हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है उसे ही प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्राप्त होती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, जिस वस्तु या जिस स्रोत से हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है उसे ही प्रकाश स्रोत बोलते हैं। इसके उदाहरण आप लिख लीजिए, कुछ उदाहरण के रूप में। उदाहरण में क्या आ जाएगा, आपको बल्ब आ जाएगा, बल्ब। ठीक है, और उसके बाद क्या आपको सूर्य आ जाएगा। उसके बाद क्या हो सकता है, दिया हो सकता है, दिया। और क्या, मोमबत्ती हो सकती है, मोमबत्ती। ठीक है, इसको इत्यादि कर दीजिए, और भी बहुत सारी चीज होती है। अभी अपने आप मतलब आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इस चीज को। जिस चीज से हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। आप उसका उदाहरण में लीजिए, ये सब लिख लीजिए। ठीक है, इसको आप नोट आउट करिए, इसके आगे हम चलते हैं। ठीक है, अब प्रकाश स्रोत जान लिया। अब प्रकाश स्रोत आपको दो तरह का होता है। प्रकाश स्रोत आपको दो तरह के होते हैं। एक तो वो वे स्रोत होते हैं जो हमें प्रकृति की ओर से दिए गए, और दूसरे वे स्रोत होते हैं जो मानव ने बनाए हैं। ठीक है, आइए उसको लिखते हैं। जो प्रकृति की ओर से हमें दिए गए उसे बोलते हैं प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। प्रकृति प्रकाश स्रोत। ठीक है, एक होता प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, एक होता मानवकृत प्रकाश स्रोत। आपको मानवकृत प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत का क्या उदाहरण सकते हैं? इसमें सबसे बड़ा उदाहरण आपको है सूर्य, जो कि प्रकृति की ओर से दिए गए, उसे मानव ने नहीं बनाया है, तो वो आपको हो सकता है। तो उसके एग्जाम्पल यहाँ पर आप लिख सकते हैं सूर्य। और तारा भी हो सकता है, सूर्य है, तारा है, एक भगजोगिनी भी होता है। और भगजोगिनी, हाँ, वो भी होता है। जो कि प्रकृति की ओर से इनमें रोशनी दिए गए हैं। अब मानव द्वारा बनाए गए जितने भी प्रकाश के स्रोत हैं, मानव के द्वारा तो बहुत सारे स्रोत बनाए गए जो प्रकाश के हैं। आपको बल्ब है, बल्ब। ठीक है, उसके बाद आपको लैंप है, लैंप है, दिया है, मोमबत्ती है, मोमबत्ती इत्यादि और भी चीजें हो सकती हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो मानव के द्वारा बनाया गया है और वे प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे, जैसे इसमें क्या है कि ये जो पढ़ा है प्रकृति प्रकाश स्रोत, जैसे मान लीजिए आपको ऑब्जेक्टिव में सवाल आ सकता है कि सूर्य क्या है। सूर्य आपको मानवकृत प्रकाश स्रोत है, प्रकृति प्रकाश स्रोत है, दोनों है या कोई नहीं है। तो ऑप्शन में क्या होगा, अगर सूर्य के बारे में पूछा है तो यह प्रकृति प्रकाश स्रोत है। ठीक है, और अगर पूछ सकता है कि बल्ब क्या है, मानवकृत प्रकाश स्रोत है, प्रकृति प्रकाश स्रोत है, दोनों है या कोई नहीं है, तो क्या हो जाएगा, बल्ब अगर पूछा है जो कि मानव के द्वारा बनाया गया है तो क्या होगा, मानवकृत प्रकाश स्रोत होगा। ठीक है, चलिए हो गया। अब इसके बाद दो बातें और आती हैं कि प्रदीप्त और दीप्त वस्तुएं क्या होती है। प्रदीप्त एक होती है प्रदीप्त, एक होती है अप्रदीप्त।
दो वस्तुएं होती है। प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं, ठीक है। एक होती है अप्रदीप्त वस्तुएं। ठीक है, ये दो चीज होती क्या है। चलिए इसको परिभाषित करते हैं कि प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है। हो सकता है वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, वे क्या होंगे, प्रदीप्त वस्तुएं। या इसको आपको दूसरा बोल सकते हैं दीप्त वस्तुएं। इसको आप क्या एक और नाम दे सकते हैं, दीप्त। तो प्रदीप्त है तो इसको आप दीप्त भी कर सकते हैं। एग्जाम में से आ सकता है कि दीप्त वस्तुएं क्या होती है। वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होता है, या वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, जो अपने अंदर से प्रकाश निकालती है, वे आपको दीप्त या प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। ठीक है, चलिए इसमें उदाहरण में आप लिख सकते हैं उसको। उदाहरण में क्या हो सकता है, अगर देखिए अपने पूरे यूनिवर्सल लेवल पे तो सूर्य है, उसके बाद क्या है, तारा है, और क्या हो सकते हैं, बल्ब है, और भी बहुत सारी चीज़ें, दिया वगैरह, लैंप वगैरह सब किसी में लिखा है, सब डाल लीजिएगा। अब होती अप्रदीप्त वस्तुएं। अब इसके बारे में देखते हैं। ये तो सीधा सीधा मतलब पता चलता है, यदि प्रदीप्त वस्तु है जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, अप्रदीप्त मतलब जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। ठीक है, शब्द पचा नहीं गया, ये कहता क्या है, उसी के आधार पर परिभाषा कर दीजिए इसको। क्या होंगी, वे वस्तुएं। ठीक है, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। ठीक है, अब आइए इसको कुछ उदाहरण हम देखते हैं। अगर यूनिवर्सल लेवल पर, जैसे यूनिवर्सल लेवल पर हम क्या दिखाएं, सूर्य दिखाया है, तारा दिखाया है, तो यूनिवर्सल लेवल पर अगर दिखाया जाए तो क्या हो सकते हैं, जितने भी ग्रह है ना, कोई भी ग्रह है, चाहे वो पृथ्वी हो, चंद्रमा हो, कितने भी जितने भी ग्रह हैं, कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता। ठीक है, जितने भी ग्रह कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता। उसके अलावा क्या हो सकते हैं आपको, प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता, इसमें आपको हो सकते हैं टेबल, कुर्सी। ठीक, टेबल है, कुर्सी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे दीवार इत्यादि जितने भी चीज़ें हैं तो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती, उन सभी को आप उदाहरण के रूप में लिख दें। ठीक है, चलिए जैसे यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है ग्रह। अब एक मन में सवाल होगा कि चंद्रमा भी तो रात में चमकती है ना, चंद्रमा भी तो रात में चमकती है, यानी उससे भी प्रकाश उत्सर्जित होता है। लेकिन ये चीज़ आपको सत्य नहीं है कि उससे प्रकाश उत्सर्जित होता है, उससे प्रकाश लौट कर आता है। सूर्य का प्रकाश उस ग्रह पे पड़ के उस ग्रह से हमें लौट कर आता है, तो दिखाई देता है कि वो ग्रह प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है, यानी चांद निकला हुआ है, चांद से हमें चांदनी बरस रही है। ठीक है, इस चीज़ को समझिएगा। चलिए इसको आप नोट आउट करिए, फिर आगे पढ़ाते हैं। नोट आउट करना होगा तो आप वीडियो को रोक कर दोनों को नोट आउट कर लीजिएगा। ठीक है, यानी अपने कॉपी में इन दोनों को लिख लीजिएगा। चलिए अब आगे आते हैं। अब प्रकाश के बारे में हम पूरा डीपली पढ़ेंगे कि प्रकाश होता क्या है, अच्छा कुछ कि प्रकाश निकलता क्या है,
अब दो बातें मैंने जो अभी पढ़ाई, क्या प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि मान लीजिए कोई रूम है, ठीक है, मान लीजिए कोई रूम है, सूर्य तो रूम से बाहर निकला हुआ है, नहीं, जो सूर्य का किरणें है, जो उसकी प्रकाश है वो तो वो घर के अंदर तो नहीं आता ना। फिर भी आपके घर के अंदर उजाला अगर दिन है तो उजाला रहता ही है, ठीक है। उस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले आपको इसमें क्या होती है, एक होता है आपको घटना जिसको बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। हो सकता है प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। ये जो शब्द लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रकाश का प्रकीर्णन, सॉरी इस चीज़ को मिटाना होगा, छोटा वाला ही होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन भैया, अब इस चीज़ को समझते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। जैसे मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि अगर कोई रूम है जिसके अंदर आपको सूर्य का प्रकाश डायरेक्टली नहीं आ रहा है, तो भी आपको उस रूम के अंदर उजाला दिखता है। अगर खिड़की हो या फिर दरवाज़ा हो तो उसके अंदर आपको हल्का ना हल्का उजाला दिखेगा। तो वो कैसे होता है, अगर मान लीजिए सूर्य की किरणें, अगर सूर्य आपको लगा यहाँ पे निकला हुआ है, सन है, आपको सूर्य निकला हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए आपका घर है, ठीक है, आपको घर है। तो सूर्य की किरणें जो भी किरण होती है वे हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, ये हमेशा सीधी रेखा में आती है, आपको सीधी रेखा में आएगी। तो ये रूम अगर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ दरवाज़ा बना हुआ है, ठीक है, तो ये जो खिड़की होगा दरवाज़ा हो, उससे कुछ ही किरणें प्रवेश कर पाएगी ना, तो वे किरणें प्रवेश करके सीधी रेखा में चल जाएगी, उसको कोई साइड में कहीं नहीं मुड़ना है, वो सीधी रेखा में ही चलती है। लेकिन फिर भी अगर आप खिड़की दरवाजे से अगर कोई रोशनी आ रही है तो आपको घर के हर कोने में रोशनी फैलती है ना। तो ये जो फैलने की घटना होती है इसको प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। चलिए इसको हम परिभाषित करते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन की परिभाषा हम किस प्रकार दे सकते हैं, ठीक है। अब प्रकाश का प्रकीर्णन इसका परिभाषा होगा, प्रकाश किरणों का किसी कण से टकराकर फैलने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि प्रकाश किरणों का किसी कण से टकराकर फैलने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। चलिए अब इस बात को हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ आपको सूर्य निकला हुआ है और जो हमारा वायुमंडल है, जो हमारा है ना वायुमंडल पृथ्वी पे, जो हमारा पर्यावरण है या वायुमंडल है, इसमें बहुत सारे धूल कण होते हैं। आपको अगर ऑक्सीजन ही भरा हुआ है, मान लीजिए यहाँ ऑक्सीजन है, बहुत सारे गैस भरे हुए हैं, तो उन सभी के जो कण होते हैं, कण यानी परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, बहुत सारे जो भी कण होते हैं क्रिस्टल रूप में, वे सभी कणों पर, जैसे मान लीजिए या तो CO2 है, नाइट्रोजन है, आपको क्या हो सकता है, नाइट्रोजन का आर्गन हो सकता है, बहुत सारे जो भी गैसें हैं, उन सभी पे जब प्रकाश किरणें पड़ती है,
निकलेगा ना, टोटल आपको आएगा। तो इन सभी पे जब प्रकाश किरणें पड़ती है तो इस एक कण पे, मान लीजिए ये एक पार्टिकल है, छोटा सा पार्टिकल एक कण है, क्या लिखते हैं, एक कण है। अब प्रकाश किरणें जब इस पे पड़ती है, ये कण पे पड़ती है, तो कण क्या करता है कि कुछ प्रकाश को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, प्रकाश के कुछ ऊर्जा को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है और फिर फैला देता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई किरण इस पे आया, इस पे पड़ा, तो ये उस चीज को अवशोषित कर लेगी, ठीक है, अवशोषित करके फिर फैला देती है, यानी अपने तरफ पूरे चारों तरफ फैला देती है, जिसके वजह से कि जहाँ सूर्य की रोशनी डायरेक्ट नहीं भी पड़ती है ना, जिस घर के रूम के जिस कोने में सूर्य की रोशनी डायरेक्ट नहीं भी पड़ती, वहां भी उजाला होता है, इसी प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना की वजह से, ठीक है। चलिए आप इस चीज को लिख लीजिएगा। अब आइए, हम प्रकाश भी जान लिए, प्रकाश स्रोत क्या होता है वो भी जान लिए, प्रदीप्त अब अप्रदीप्त वस्तु क्या होती है वो भी जान लिए, प्रकाश का प्रकीर्णन भी जान लिए। इसके बाद हम जानते हैं कि प्रकाश किरण क्या होती है। बार बार अगर ये पढ़ाए हैं तो बार बार उसमें एक चर्चा होगी प्रकाश किरण। तो प्रकाश किरण क्या होती है, अगला पॉइंट लिखेंगे, प्रकाश किरण, ठीक है। कि प्रकाश किरण क्या होती है, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे उदाहरण समझा रहे हैं, या क्वेश्चन, यहाँ से बहुत सारी प्रकाश निकल रही, बहुत सारी प्रकाश निकल रही, तो हम इस बोर्ड पे तो नहीं दर्शा सकते हैं ना, उसको दर्शाने के लिए हमें कुछ लिखना होगा, कुछ ये डायरेक्शन डालना होगा। तो ये हम क्या कर रहे हैं, प्रकाश के गमन पथ को दिखा रहे हैं, प्रकाश यहाँ से निकल रहा है, तो प्रकाश के जाने का रास्ता ही दिखा रहे हैं ना हम, ये रास्ता ही दिखा रहे हैं ना। तो जो प्रकाश के गमन पथ की, जो प्रकाश का गमन पथ होता है, जिस पथ पर प्रकाश चलता है, उसी को प्रकाश किरण कहते हैं। जैसे मैं यहाँ को डैश डैश इतना आ रहा है, इधर ही आ रहा है, तो जिस रास्ते से प्रकाश चल के आ रहा है उस रास्ते को प्रकाश की किरण बोलते हैं, यानी प्रकाश किरण बोलते हैं, प्रकाश की किरण यानी प्रकाश किरण बोलते हैं, ठीक है। चलिए इसको परिभाषित करते हैं, किस प्रकार इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं। प्रकाश किरण, प्रकाश के गमन अर्थात जाने को जो कि प्रकाश के गमन पथ को, पथ माने रास्ता होता है ये, ठीक है। प्रकाश के गमन पथ को प्रकाश किरण कहते हैं, ठीक है। ये हो गया, जैसे मैं आप यहाँ पे उदाहरण स्वरूप एक चित्र बना सकते हैं, ये हो गया। ये प्रकाश की एक किरण को लिए, प्रकाश में बहुत सारे किरणें होते हैं, एक किरण को लिए ये वाला, इसके बारे में बताएंगे कि आगे ये चीज़ क्या होता है, वो इसी के बारे में असल में देखा जाए तो आपको इसी के बारे में पढ़ना है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो उससे पहले आपको कुछ बेसिक हम पढ़ा रहे हैं जिसके बारे में आपको जान लीजिए कि ये सब होता क्या है, तब आपको प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन सब पढ़ाएंगे आप, ठीक है। ये आपको प्रकाश किरण है, इसे उदाहरण लिखकर या फोटो बनाकर आप लिख सकते हैं कि प्रकाश किरण, प्रकाश किरण, ठीक है। इस चीज को बना लिए। अब इसमें एक और बात आती है कि प्रकाश किरण हो गया। अब प्रकाश किरण तो कभी एक तो होता नहीं, यानी अगर किसी बॉल से आपको निकल रहा है रोशनी, किसी बल्ब से निकल रहा है तो वो तो एक रोशनी तो निकलता नहीं ना, बहुत सारा रोशनी निकलता है, समूह में रोशनी निकलता है, तो उसे बोलते हैं प्रकाश का किरण पुंज बोलते हैं। किरणों का जो समूह हो गया उसे किरण पुंज बोलते हैं। क्या लिखेंगे, प्रकाश किरण पुंज, यानी प्रकाश के किरण पुंज किसे कहते हैं या किरण पुंज किसे कहते हैं, ये भी हो सकता है। अब इसे हम परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। क्या लिखेंगे,
प्रकाश किरणों के समूह को, प्रकाश किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश किरण के पुंज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज बोलते हैं, यानी प्रकाश किरण पुंज या सिर्फ किरण पुंज बोलते हैं। अब इसी को हम समझते हैं। ऐसे मान लीजिए आपको सूर्य से जो प्रकाश निकलता है वो बहुत सारा होता है। एक तो प्रकाश निकलता नहीं है ना वहाँ से, सूर्य से तो बहुत सारे प्रकाश निकलते हैं। तो इन सभी के जो समूह है, जितना भी ग्रुप है, इसको ही बोलेंगे किरण पुंज। ठीक है, क्लियर हो गया ना कि आपको प्रकाश किरण क्या होती है और प्रकाश किरण पुंज क्या होती है। प्रकाश किरण, प्रकाश के गमन पथ को, प्रकाश जिस रास्ते से चलती है, जिस रास्ते पे वो चलती है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। प्रकाश जो होती है वो हमेशा सीधी रेखा में चलती है। कभी प्रकाश, अगर मान लीजिए यहाँ से कोई बल्ब जल रहा है तो प्रकाश हमेशा सीधी आएगी। ऐसा नहीं है कि प्रकाश कभी यहाँ जाएगी तो कभी यहाँ आ जाएगी, फिर कभी यहाँ जाएगी तो कभी यहाँ, ये नहीं हो सकता है। जब तक यहाँ पर कोई शीशा ना रखा हो, प्रकाश मोड़ने के लिए कुछ होना चाहिए भाई। जब तक शीशा ना रखा हो या फिर कोई भी अदर वस्तु ना रखा हो जिससे कि प्रकाश मुड़े, तो ये हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करेगी। ये कभी तिरछा नहीं हो सकती है, हमेशा सीधी रेखा में गमन करेगी। कभी क्या वक्र रेखा में गमन ये कभी नहीं कर सकती है। ठीक है, सबको आप लिखते रहिएगा और याद करते रहिएगा। ये बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट सब हैं जो आपको 2 नंबर में पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड एग्जाम में। जब बोर्ड का एग्जाम सब होने वाला है उसमें ये 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। जो बच्चे अभी 9th में ही है, वो 10th का पढ़ने जा रहे हैं, वो भी इस वीडियो को देखकर बुक को रीडिंग करके इस वीडियो से माध्यम से वो समझ सकते हैं, ताकि जब भी कोचिंग में पढ़ाया जाए तो आपको वे बातें ध्यान में रहे और वो क्या आसानी से समझ में आ जाए। और जो बच्चे अभी 10th में हैं, जिनका पढ़ाई हो चुका है, वे भी इस वीडियो को देखें, ताकि उनका जो पीछे पढ़ा हुआ है, जो रिवीजन किया हुआ है, वो आपको फिर से रिवीजन हो जाए, रिवाइज हो जाए, अच्छी तरीके से हो जाए, कभी डाउट ना हो। मान लीजिए एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बुक से कहीं से भी, तो अगर जो भी छोटा छोटा पॉइंट भी अगर छूटा हो तो वो आपको इस वीडियो में पूरा हो सके। ठीक है, अब चलिए हम अभी प्रकाश किरण पुंज पढ़ लिए। तो प्रकाश किरण पुंज आपको 3 प्रकार की होती है। जो प्रकाश किरण पुंज है वो 3 प्रकार की होती है। पहला क्या होती है, आप लिख सकते हैं कि किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार की होती है, ठीक है, की होती है। किरण पुंज 3 प्रकार की होती है। पहला आपको है अभिसारी किरण पुंज। देखो 3 प्रकार होती है। पहला क्या है, अभिसारी किरण पुंज। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जब तक आप इसको नोट करिए। अब इसके बारे में जानते हैं कि प्रकाश किरणों का बहुत सारा समूह, प्रकाश किरणों का बहुत सारा समूह जब आके एक बिंदु पर मिलता है। आइए इसको इमेज थोड़ा समझते हैं। तो मान लीजिए प्रकाश किरणों का बहुत सारा समूह है, बहुत सारा समूह जो आ रहा है, ये सब समूह है आकर जब एक बिंदु पर मिलती है, यहाँ से प्रकाश आ रही है, यहाँ से भी आ रही है, यहाँ से भी आ रही है, यहाँ से भी आ रही है, ये सभी आगे आकर एक बिंदु को कटेगी ना। जैसे जब ये सब प्रकाश किरण जब आगे आएगी तो ये सब क्या होगा, आपको एक बिंदु को कटेगी। तो ये जो बिंदु पे कटने की, यानी सारा प्रकाश का आके एक बिंदु पर इकट्ठा होने की जो क्रिया होती है, उसे
क्या बोलते हैं, अपसारी किरण पुंज बोलते हैं। यहाँ पर किरणों का बहुत सारा समूह, किरण पुंज क्या है, किरणों का बहुत सारा समूह है। और अब अभिसारी यानी एक जगह पे आके आपको इकट्ठी हो रही है, एक बिंदु पे आके इकट्ठी हो रही है, ठीक है। अब इसको परिभाषा हम किस प्रकार दे सकते हैं, अभी चलिए समझते हैं उसको। साइंस तो बहुत मजा वाला चीज है ना, इसको तो आपको समझ लेना है और अपने मन से परिभाषित कर देना है। जिस चीज को हम समझे, हम जैसे मान लीजिए अभिसारी किरण पुंज है, अब क्या समझ सकते हैं इससे कि किरणों का वैसा समूह जो एक बिंदु पर आकर मिलती है, समझ गए ना। किरणों का वैसा समूह जो एक बिंदु पर आकर मिलती हो, अभिसारी किरण पुंज कहलाती है। चलिए इसको उसी परिभाषा को हम लिखते हैं। किरणों का वैसा समूह जो एक बिंदु पर आकर मिलती है, ठीक है ना। किरणों का वैसा समूह जो एक बिंदु पर आकर मिलती है, अभिसारी किरण पुंज कहलाती है। इसके आगे भी लिख सकते हैं ना कि अभिसारी किरण पुंज कहलाती है। अभिसारी किरण पुंज कहलाती है, ठीक है। अभिसारी किरण पुंज कहलाती है। इसमें आपको उदाहरण स्वरूप एक ड्राइंग कर सकते हैं, फोटो बना सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ से कोई प्रकाश आ रही है, यहाँ से कोई प्रकाश आ रही है, या फिर यहाँ से कोई प्रकाश आ रही है, यहाँ से कोई आ रही है, तो आपको एरो का निशान ऊपर दे देना है, तो मालूम चलेगा किधर रूप से प्रकाश आ रही है। ये सभी जब आके आप एक बिंदु पर मिलती है, एक बिंदु पर ये सब मिल रही है, तो ये जो भी आपका ये किरणों का जो समूह होगा, ये आपको अभिसारी किरण पुंज कहलाएगा, ठीक है। जब ये सभी एक बिंदु पर आकर मिले। और दूसरा क्या होता है, इसी का विपरीत होता है, सीधे उल्टा होता है, तो कहता है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज किसी का जस्ट विपरीत होता है, किसी का जस्ट विपरीत होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु होता है, इससे जो प्रकाश निकलता है, मान लीजिए यहाँ से बहुत सारे प्रकाश निकल रहे हैं, ये निकल के आगे जाएगा ना, पीछे तो आएगा नहीं, निकल रहा है तो ये आगे जाएगा, सीधे रेखा में ऊपर गमन करेगा। तो जब प्रकाश किरण एक बिंदु से निकलते हुए प्रतीत होती है, तो क्या हो रहा है, एक बिंदु से निकल रहा है ना, एक बिंदु से निकलते हुए प्रतीत होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, अपसारी किरण पुंज। अगर मिलती है, एक बिंदु पर आकर मिले, तो उसे अभिसारी किरण पुंज। अगर एक बिंदु से निकले तो उसे बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। चलिए आइए इसका परिभाषा हम किस प्रकार दे सकते हैं, उसे लिखते हैं। क्या अभिसारी किरण, अपसारी किरण पुंज क्या हो सकता है, किरणों का वैसा समूह, किरणों का वैसा समूह जो एक बिंदु से निकलती है ना। किरणों का वैसा समूह जो एक बिंदु से निकलती है, एक बिंदु से निकलती है, उसे हम क्या बोल सकते हैं, अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। क्या है, किरणों का वैसा समूह जो एक बिंदु से निकलते हैं उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो सकता है, यानी इसको एक ड्राइंग ग्रुप में आप कर लीजिए। यहाँ से कोई बिंदु है, यहाँ से प्रकाश निकल रही है, आपको इधर से भी निकल रही है,
इधर से भी निकल रही है, ऊपर की तरफ निकल रही है, तो एरो का निशान ऊपर देंगे, लिखिए का निशान ऊपर देंगे, तो जिससे ये मालूम चलेगा हाँ किरण निकल रही है। ठीक है, जब एक बिंदु से बहुत सारी किरणें निकले तो उसके उस जो किरणों का वो समूह होगा वो आपको अपसारी किरणपुंज कहलाता है। ठीक है, अब इस चीज़ को आप उतारिए, इसके आगे भी एक और बताते हैं। आपको दो पार्ट होगा ना, मान लीजिए आपको 3 प्रकार के किरणपुंज होते हैं, अब अभिसारी अपसारी होगा, एक और होता है समानांतर किरणपुंज, उसे भी समझेंगे। एक और आपको तीसरा पॉइंट होता है समानांतर किरणपुंज। होता है समानांतर किरणपुंज। ठीक है, अब इसके बारे में जानते हैं। समानांतर का मतलब क्या होता है? समान अंतर, किरणों का वैसा समूह होना चाहिए जिसके बीच में समान अंतर हो, यानी जो डिफरेंस हो उसकी जो दूरी हो एकदम समान हो, कोई भी ऊंच नीच नहीं हो। जैसे मान लीजिए यहाँ से किरण पुंज, यहाँ से भी किरण जा रही है, यहाँ से भी किरण जा रही है, यहाँ से बहुत सारी किरण जा रही है। तो आप इस चीज में देखेंगे कि इनकी बीच की दूरी हमेशा समान है, जितना दूरी यहाँ पे है उतना ही दूरी आपको यहाँ पे है, उतना ही दूरी यहाँ पे है। तो जब किरणों का ऐसा समूह दिखे कि जिसके बीच की दूरी हमेशा समान हो, ये आपको किरणें यहाँ से निकल के जा रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है, आगे की तरफ जा रही है, तो किरणों का वैसा समूह जिसकी बीच की दूरी हमेशा समान होती है, तो समानांतर किरणपुंज कहलाती है। चलिए इसको परिभाषित करते हैं। जब किरणों का समूह एक दूसरे के समानांतर चलती है, चलती हो, तब उस किरणों के समूह को समांतर किरणपुंज कहते हैं। ठीक है, हो गया। क्या किरणों का ऐसा समूह है जिसके बीच की दूरी हमेशा समान होती है, तो उसका समानांतर किरणपुंज कहते हैं। ठीक है, अब इन सभी को आप नोट कर लीजिए, फिर अगले वीडियो में